नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार के अंदर चुनाव है, लेकिन उससे पहले बड़ी रैलियां देखने को मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तक की। दूसरी तरफ महागठबंधन में बड़े चेहरे राहुल गांधी और तेजस्वी भी मैदान में हैं। एक तरफ जंगल राज शब्द का इस्तेमाल बखूबी एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, वहीं महागठबंधन बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहा है। सवाल यह है कि क्या एनडीए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करके ही चुनाव जीतना चाहता है? दूसरी तरफ महागठबंधन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करके ही चुनाव जीतना चाहता है? ऐसे में क्या विकास के मुद्दे गौण हो रहे हैं? आज बेबाकी से इसी पर नेताओं से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अभिनंदन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आपने समय निकाला। राम श्रीवास्तव जी ने पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। राम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला। अभिनंदन साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, क्योंकि हमने कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की है। अभी वो जुड़ेंगे तो उनसे मैं पहला सवाल लेता, लेकिन आपसे सवाल ले रहा हूँ कि क्या इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जंगल राज शब्द का इस्तेमाल आप लोग करेंगे? कट्टे की बात होगी और योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि पप्पू कौन है, यही सब बातें होंगी, और विकास का नारा कम बिहार के अंदर आप लोग उसका जिक्र ही कम कर देंगे, क्योंकि आप तो 2020 से वाली रणनीति अपनाना चाहते हो। 2005 से यही रणनीति कहीं ना कहीं एनडीए ने अपनी। देखिए, जहां तक जंगल राज की बात है, ये तो जमीनी हकीकत है। ये जंगल राज जो है, आरजेडी ने तो जंगल राज दिया, चाहे उनके अलायंस चाहे कांग्रेस है। कांग्रेस ने भी देश को लूटने का काम किया, यहाँ पे बिहार में आरजेडी ने बिहार को लूटने का काम किया। अगर एनडीए सरकार की जहां तक बात है, वो प्रोग्रेस कार्ड सबके सामने है। कहाँ 34,000 करोड़ रुपए का बजट जो है बिहार का होता था, आज 3.16 लाख करोड़ रुपए का बजट है बिहार का। ये सुशासन का नतीजा है। आज जो है 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर कर जो है बिहार में मेडिकल सप्लाईज दी जा रही हैं, और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है। 6 महीने से बिहार इसको टॉप कर रहा है। तो ये सुशासन का नतीजा है। हम बिहार में क्या बात करते हैं कि 10 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, हम ये 50,000 जो है एमएसएमई के सेंटर्स बनाएंगे। ये हमारी नीति है। हम चिप सेंटर्स बनाएंगे, सेमीकंडक्टर्स बनाने की बात करते हैं। हम बिहार को आईटी के रूप में, फैक्ट्रीज के रूप में डेवलप करने की बात करते हैं। ये तो देखो, जग जाहिर बात है, अगर आरजेडी पावर में आती है तो क्या इंडस्ट्री सेटअप होगा? फिरौती का, किडनैपिंग का, यही तो होगा। आपको याद होगा, ओसामा को, जो शहाबुद्दीन के साहबजादे हैं, उनको टिकट देते हैं और शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगाते हैं। कौन है शहाबुद्दीन? गैंगस्टर। और हम लोगों का क्या है, एक नीति है। ये जो विरोध में बैठे हैं, जो महागठबंधन या ठगबंधन जो भी कहें आप इसको, ये लोग क्या कर रहे हैं? मोदी विरोध। मोदी विरोध क्यों? अपने आप को बचाना है। अब ये तेजस्वी यादव सुशासन की बात कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव उसकी बात कर रहे हैं, नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। भाई नौकरियां क्या देंगे? ये नौकरी देना और जमीन लूट रहे हैं इनको। आप लैंड फॉर जॉब किस्सा आपको मालूम ही है। यही नहीं, पटना में रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीनों को बेच खाए इन्होंने आने पौने दाम में। यही मॉडस ऑपरेंडी जो है कांग्रेस की रहती है। कांग्रेस जमीनों को जो है जीजा जी को बेच देते हैं सस्ते में। ये जो एक मिली भगत लुटेरों की जो फौज है, वो महाठगबंधन बन के बैठी हुई है। अगर विकास हुआ है तो ये एनडीए के दौरान हुआ है। अगर विकास की अगर नीति है, नियत है, तो एनडीए की है। आप मुझे बताएं, पूरे देश में अगर विकास, आज जो है पूरे देश में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उसमें 3.75 करोड़ लोग जो है हमारे बिहार से हैं, जो बिहारी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये लोग कौन है? कांग्रेस के लोग। ये जो हमारे पप्पू जी हैं, ये सब क्या करते हैं? ये बिहार के लोगों की इंसल्ट करने का काम करा। और क्या किया? स्टैलियन जैसे लोगों को, ये रेवंत रेड्डी जैसे लोगों को बुला रहे हैं आप कैंपेन में, जिन्होंने अपने प्रदेशों में बिहार के लोगों की इंसल्ट करा उन्होंने, कि बिहार के लोग हमारे यहाँ पे साफ सफाई करते हैं, बिहार के लोग ये हैं, बिहार के लोग वो है। दूसरे, छठी मैया को ड्रामा, छठ पूजा को ड्रामा बताने वाले राहुल गांधी, क्या उनको लगता है कि बिहार के लोग आपका साथ देंगे? एक आस्था से जुड़ी हुई ना, इनको लोगों के जो बहुल संख्यक लोग हैं, उनकी आस्था पे इनको लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट पे इनका लेना देना नहीं है। अपीसमेंट के अलावा ये लोग करते क्या है? गुंडागर्दी का ऑर्गेनाइज सेक्टर इन्होंने चलाए।
क्योंकि देखिए मैंने सवाल यही उठाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो एनडीए के नेता हैं, जंगल राज पर ज्यादा टिके हुए हैं। हालांकि बीनू मेनन साहब कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, वो विकास की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन महागठबंधन का जब हम जिक्र करते हैं तो महागठबंधन से इस वक्त सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही कटाक्ष किया जा रहा है। क्या महागठबंधन की गलती कर रही है? उन्हें विकास का मुद्दा बताना चाहिए, अपना एजेंडा बिहारियों के पास रखना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले और उन पर कटाक्ष करके ही चुनाव जीता जा सकता हर्षी देखिए, महागठबंधन और एनडीए का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए चुनाव की दृष्टि से, तो चुनाव के दाव पेंच के हिसाब से इस समय चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो रैली निकल रही है वो काफी प्रभावशाली हैं, और वो एक यूं मान के चलिए कि मैच्योर्ड स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं। जबकि जो महागठबंधन के जितने भी लोग हैं उनके बड़े इमेच्योर्ड बिहेवियर है। कभी तो नाव से कूद जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। और यही एक कारण है कि उनको तीनों लोगों के लिए एक शब्द कहा गया है, पप्पू, टप्पू, अप्पू। अब ये सब जो है किसी चुनाव के लिए माना जाता है, हास्यास्पद हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, लेकिन इन सब के पीछे उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनका मूवमेंट ऑफ द पॉलिटिकल विजन, वो सब प्रदर्शित करता है। रहा सवाल ये कि राजनीतिक विजन क्या होना चाहिए, जनता के प्रति दायित्व क्या होना चाहिए, क्या वही राजनीति चलेगी कि ताकत का, बाहुबल का बल दिखाकर मास वोटिंग कराया जाए? क्या शराब सप्लाई करके या पैसे बांट करके लोगों को लुभाकर या दमनकारी नीति लगाकर अगर तुमने वोट नहीं दिया तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये युग चला गया। आज का जो है बच्चा बच्चा महिलाएं सभी अच्छी तरह जानते हैं, और विशेष करके 58% जो वोटर हैं इस समय हर्ष जी, वो सब युवा हैं। उनमें से बहुत से लोग जो हैं पहली बार वोट कर रहे हैं। और एक बात तो अपनी जगह सही है कि भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि उम्मीदवारों की क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। जबकि आज जो अपने आप को वहां का मुख्यमंत्री होने का दावा कर रहे हैं, वो अगर किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी भी लेना चाहें तो उसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। जरा सोचिए, जो आदमी चपरासी की नौकरी के लिए क्वालिफाइड नहीं है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाएगा तो कैसे काम चलेगा? ये सिर्फ भारत में ही संभव है, दूसरे देशों में संभव नहीं है। कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा सिर्फ बपौती में मिली हुई राजनीति को आप कब तक एनकैश करेंगे? जनता के हित प्रथम होना चाहिए, जनता की समस्याओं की जानकारी होना चाहिए, देश की विकास के साथ ताल कदम करना चाहिए। आज बिहार की जनता किसी जमाने में सबसे ज्यादा गरीब मानी जाती थी, और एक जमाना था कि बौद्धिक दृष्टि से बिहार का कोई समकक्षी भारत में नहीं था। नालंदा को कोई भूल सकता है क्या? आतताइयों का दमन वहां हुआ, आतताइयों ने नरसंहार वहां किए, और आजादी के लेने भी पहले भी देखिएगा बिहार का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, कर्पूरी ठाकुर का रहा, जयप्रकाश नारायण का रहा, हमारे जो है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वहीं से निकले। लेकिन उन सबके आदर्श, उन सबकी जो गरिमाएं थी, उन सबको धता बताकर यहाँ पर क्या कर दिया गया? बीच के समय में, आजादी के बाद के कुछ समय बाद, सिर्फ वोट कबाड़ने की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, जो कि किसी भी स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए हानिप्रद है। और आज भी कमी बेश वही हालत चल रही है, और यही एक कारण है पढ़े लिखे लोग जो है वहां से पलायन करते हैं। देखिएगा, आज अगर सिर्फ आईएएस आईपीएस का आप डेटा उठाकर देखेंगे हर्ष जी, तो आपको पता लगेगा कि अधिकांश बच्चे वहाँ बिहार से आते हैं। क्यों आते हैं? वहाँ युवक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, पढ़ने लिखने में होशियार है, चतुर है, लेकिन सामाजिक कुरीतियों के कारण वहाँ, और राजनीतिक जो है एक तरह से अस्पष्टता के कारण, राजनीतिक एक तरह से दुर्भिक्ष के कारण, मैं उसको दुर्भिक्ष कहूंगा, क्योंकि राजनीति का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए राष्ट्र की सेवा, जनता की सेवा, जनता के हितकारी काम। लेकिन वहां जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को मजबूत करने के अलावा किसी तरह का कोई काम किया गया क्या? शायद नहीं। जो किया गया उसमें भ्रष्टाचार का तत्व कितना मिला हुआ है? बहुत मिला हुआ है।
कहने के लिए आजादी से लेकर अब तक अगर आप देखें तो कितना पैसा वहां पर खर्च किया गया है, उसका लाभ जनता तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। 100 रुपए चलते हैं तो मुश्किल से 5 रुपए जो है जनता तक पहुंच पाते हैं। अब जो है नई विकास की जो नीति आई है, इससे इतने बैंक खाते हो गए हैं, इतने लोगों के लिए घर बनवा कर दिए गए हैं, ऊर्जा घर घर जो है जो गैस सिलेंडर पहुंचा है, उस सब में आप कोई ये कहना जातिगत भेदभाव नहीं है। ये विकास किया गया है। वीरू मैनन साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो बता रहे हैं ठीक है, हम उसे मान लेते हैं, लेकिन अगर मैं महागठबंधन का जिक्र करूं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों रैली कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक ही साथ उनकी रैली हो रही है। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 20 साल से तो एनडीए की सरकार है बिहार में, तो आखिर क्यों लालू यादव को आप कहते हैं कि लालू यादव ने जंगल कांड करने का काम किया है? तेजस्वी साहब ये कहते हैं कि 18 महीने के कार्यकाल में मैंने इतनी नौकरियों देने का काम किया है। अगर 18 महीने में नहीं कर सकता हूं तो सीएम बनने के बाद कितनी नौकरियां दे सकता हूं, लोगों को पता है। जी बिल्कुल हर्ष जी, जो 18 महीनों में नौकरी देने की वो तो स्पष्ट है। नौकरी दो, जमीन दो, नौकरी लो, यही तो इन्होंने किया। वो तो मैंने पहले ही बोला। देखिए, इनके लिए सत्ता में आना या नौकरियों की बात करना अपने घर भरने वाली बात है। नौकरी, जमीन दे दो, नौकरी ले लो, ये वाला सिस्टम। मैंने आपको ये पटना रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीनों का भी बताया। जिस जमीन का उस जमाने में 94 करोड़ रुपए दाम हुआ करता था, वो करीब 1.5 करोड़ में बेच दिया गया। तो ये तो इनकी नीति है और नियत है। पर हम जो हैं एक प्रोग्रेसिव मेंटालिटी के साथ आते हैं, हमारा एक विजन है। हम बात क्या करते हैं भाई, हमारा 3.0 जो बिहार में रहेगा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रहेगा, वो स्टार्टअप्स का रहेगा, वो आईटी का रहेगा। सेमीकंडक्टर चिप्स लगा रहे हैं हम, 100 एमएसएमई पार्क्स बना रहे हैं हम, 50 जो है ये क्या कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के सेटअप्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें विकास की ओर लाती हैं। आपको यही याद होगा जब बिहार में जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी तो शहरों में भी 6 से 8 घंटे जो है बिजली आती थी। आज 22 से 24 घंटे बिजली आ रही है। आप सड़कें, मैंने कई डिबेटों में ये बोल चुका हूं, लालू जी की बात कोट कर चुका हूं। लालू जी का बहाना होता था कि मैं सड़क इसलिए नहीं बना रहा कि पुलिस आपके घर आ जाएगी। हमने 55-60 हजार किलोमीटर सड़क बनाई है, हमने 5400 पुल बनाया है बिहार में। हम जो है 7 जो है नए मेडिकल कॉलेजेस जो है प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें काम चालू हो चुका है। और जो है हम 11 और मेडिकल कॉलेजेस जो है बिहार में बना रहे हैं। बिहार में 2 एम्स अगर किसी ने दिया, दोनों जो है बीजेपी सरकार ने दिया। आप जो ये एनडीए गठबंधन बैठा है, जो इनके सरगना कांग्रेस बन के बैठी है, कांग्रेस ने देश में क्या किया? हमने बिहार में अकेले 2 एम्स दिया है, इन्होंने तो पूरे राज्य में 7 एम्स दे पाए ये लोग। वो भी उस 7 एम्स में से क्या है, उसमें से 6 एम्स अटल जी के पास किए हुए हैं। इस 7 एम्स में से मैं आपको बता दूं, तो देश में अगर विकास किया है, चाहे बिहार में विकास किया है, तो वो एनडीए सरकार ने किया है। जी, अपराध पर महागठबंधन के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि 20 सालों में आप डाटा देख लीजिए बिहार में कितना अपराध बढ़ा है, जबकि आप काम लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को बताने का कार्य कर रहे हैं। और बिहार में कई रिपोर्ट्स तेजस्वी यादव मंच से दिखा रहे हैं, उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। देखिए हर जी ये ना ये बड़ी हास्य बात है। ये ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इनके टाइम में चंपा विश्वास, आपको याद होगा, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। आईएएस ऑफिसर की पत्नी, भतीजी जो उनके वहां पे काम करती है, उन सबके साथ क्या हुआ सबको मालूम है। लगातार शोषण चलता रहा उनका। तो वहां पे तो कंप्लेंट लिखा ही नहीं जाता था। आरजेडी की जब हुकूमत थी, जब उनकी सरकार थी, तो वहां पे तो कंप्लेंट लिखी नहीं जाती थी। लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री की शादी होती है, शोरूमों से गाड़ियां उठा ली जाती हैं, फर्नीचर शोरूम से फर्नीचर उठा लिए जाते हैं, ना पैसे दिया जाते, गुंडागर्दी, भाई दबंगाई चलती थी वहां पे। आप ये शाहबुद्दीन की देखिए, शाहबुद्दीन को रंगदारी देने के लिए जिसने मना कि उनके बेटों को तेजाब से जला दिया बीच चौराहे में। तो ऐसे टाइम पे ये लोग ऐसे करते हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। आज जो है सुशासन है, आज किसी के साथ गलत होता है तो प्रशासन उसके साथ खड़ा है, आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। उस टाइम पे वो जो मिस बिहार बनी थी, उनके साथ क्या हुआ, उनके केस को कैसे बंद कर दिया गया, कैसे इनके एमएलए और इनके जो लालू परिवार के लोग कैसे उसमें सम्मिलित थे, सबको मालूम है ये बात। ये तो ओपन सीक्रेट है। ये देखिए, इसे कहते हैं बेशर्मी।
जो तेजस्वी जी कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं बेशर्मी। और बेशर्मी से झूठ बोलना इसको कहते हैं। हम तो कह रहे हैं ना, ये अपनी अपनी उपलब्धि गिनाएं, ये बताएं कि हमने इस टाइम पे इतनी उपलब्धियां करी हैं। इनके पास कोई उपलब्धि है? मेरे को तो यहां तक याद आता, लालू जी कहते थे अपने पलायन जो बिहार से होता है उसको एक अचीवमेंट के रूप में दिखाते हैं। अरे हमारे बिहार से बाबू जाते हैं गमछा डाल के और वापस बूट टाई डाल के आते हैं। ये तो पलायन को एक क्रेडिट के रूप में लेने वाले लोग हैं। क्या ऐसी मेंटालिटी, ऐसी सोच रखने वाले लोग क्या बिहार का विकास कर सकते हैं? हमारे पास आगे का भी एक चार्ट है कि हम आगे बिहार में क्या करेंगे। हमारे पास अपना प्रोग्रेस कार्ड है, जो इतने साल में 11 साल में हमने क्या किया है बिहार में, 20 साल में हमने बिहार में क्या किया, हमारे पास प्रोग्रेस कार्ड है। ये बताएं कि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया है। आज हम जो है जो मत्स्य पालन करते हैं उनकी जो है, उनको जो सहायता राशि है उन्होंने डबल कर दिया। मखाने के ऊपर आज तक किसी ने सोचा? बिहार देश का सबसे मेजर प्रोड्यूसर है मखाने का। अगर मखाना बोर्ड सेटअप करने का काम किया किसने किया? मोदी सरकार ने किया। ये लोग बताए ना, एक प्रोग्रेसिव काम इन्होंने किया हो, एक प्रोग्रेसिव काम बिहार के लिए किया हो इन्होंने, ये मुझे बता दें। इन्होंने बिहार को लूट खसोट के परिवार में बांटकर खाने का काम किया। और क्या किया? जैसे हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, इन्होंने बताया बिहार जो नालंदा के लिए जाना जाता था, शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज बिहार की दुर्दशा जो है आरजेडी ने करके रखी है। ठीक है, ठीक है। जी हाँ, क्या सही राम जी, और क्या तेजस्वी अपना भविष्य आप कहेंगे कि हाँ खतरे में भी हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी कोई विजन नहीं रख पा रहे हैं। तेजस्वी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं और तो और उन पर कई बड़े आरोप भी सब एनडीए लगा रहा है। आपको क्या लगता है कि भविष्य तेजस्वी का खतरे में है या भविष्य तेजस्वी का उज्जवल है? क्योंकि एनडीए ने जितने आरोप लगाए हैं, एनडीए सबूत देती है कि देखिए इतना इतना काम हुआ है, हमने किया है और इतना नुकसान महागठबंधन ने किया है। देखिए हर्षी, अगर आप मेरा व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो इन सब का अध्ययन करने के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि पूरे देश का और बिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। ऐसे कहने के लिए मेरे पास पर्याप्त कारण है। देखिए, हम जो है सरकार पिछली 5 या 10 साल के कारण नहीं बना रहे हैं, अगले 5 साल के लिए बना रहे हैं। और अगले 5 साल के लिए जो चुनौतियां देश के लिए होंगी और खासकर बिहार के लिए होंगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने हर्षी अभी कुछ दिन पहले ही एलन मस्क की एक भविष्यवाणी सुनी होगी। उन्होंने क्या कहा है कि वो समय दूर नहीं है, अगले 10 साल बाद आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये गायब हो जाएगा। आपके पास एक किट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो सीधे दिमाग से लिंक होगा। जरा सोचिए उस दिन के लिए कि जब हर्षी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, वो मुझे पता लग जाएगा और वो स्थिति कैसी होगी समाज की। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अमेजॉन जैसी कंपनियां 14,000 लोगों को जॉब से निकाल रही हैं। भविष्य में रोजगार की समस्या बहुत बड़ी तेजी से आने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और हम अगर ये घोषणा कर देंगे हर घर से हम एक सरकारी नौकरी देंगे, ये एक असंभव कार्य है। न केवल इतना असंभव कार्य है, ये एक दिशाहीन कार्य है। और दूसरी चीज जो हर्ष जी इस समय देशवासियों के लिए और बिहार के मतदाताओं को सोचना चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान का हस्तक्षेप कहाँ, पूर्वी पाकिस्तान जो पहले कहलाता था बांग्लादेश में हो गया है। और वहां पर इस बात की पूरी तैयारी चल रही है कट्टरपंथियों की कि वो लाखों की तादाद में अभी जो है वहां पर एक किताब जो भेंट की गई है पाकिस्तान के जो आर्मी के मुखिया हैं उनको, उसमें क्या दिया है उन्होंने, भारत के पूर्वोत्तर 7 राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया है। और उनका संकल्प है वहां जाकिर अहमद जो है, जो कि सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन है भारत के, जो यहाँ से फरार शुदा हैं, जिनको कोई जहर उगलना उनको आता है, और वो इस्लामिक जो जिसको कहते हैं कि गजवाए हिंद वाला कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और उसका असर जो है बिहार में भविष्य में क्या होगा, ये सोचकर मतदाताओं को वोट देना चाहिए, ना कि केवल कि ये क्या कर सही कहा आपने, मतदाताओं को कहीं ना सोच समझ के वोट देना होगा। मेरे पास समय नहीं था, साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। फिर आपसे मुलाकात होगी, चर्चा हम बिहार पर ही करेंगे। राम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन चीजों को बताया, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि बिहार में अब जिस तरीके से तस्वीर को बदलना है तो जनता के हाथ में है। दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपने सुना पॉलिटिकल एक्सपर्ट को कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कहना चाह रहे थे।
फिलहाल उनकी तरफ से राय दी गई, लेकिन नेताओं से भी हमने बखूबी सवाल पूछे हैं। लेकिन आप जरूर सोचिएगा, समझिएगा, नेताओं की बातों को ध्यान से सुनिएगा और तय करिएगा कि आपको आखिर किसको वोट देना है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, बिहार के भविष्य का सवाल है। बेबाकी से सवाल लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।